स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विद ऑसिलेशन चैप्टर। ऑसिलेशन चैप्टर को आप सिंपल हार्मोनिक मोशन भी बोल सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज अ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन वो मोशन होता है जो अपने आप को बार बार रिपीट करता है। दैट इज अ मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल्स ऑफ टाइम और इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज पीरियोडिक मोशन। जो भी अपने आप को बार बार रिपीट करे ऐसे मोशन को हम पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, दैट इज अ पीरियोडिक मोशन। सो जो भी मोशन रिपीटेटिव है नेचर में आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल्स ऑफ टाइम, मतलब वो फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पे ही बार बार रिपीट करे, ऐसे मोशन को हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। सेकेंड मोशन, मोशन ऑफ अ पेंडुलम, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। और एक एग्जाम्पल देते हैं, मोशन ऑफ नीडल ऑफ सीविंग मशीन, ये भी पीरियोडिक है। और मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, दिस इज ऑल्सो पीरियोडिक। एंड मोशन ऑफ प्रॉन्ग्स ऑफ ट्यूनिंग फोक, देखो ये भी पीरियोडिक है। लेकिन इसमें जो ये प्रॉन्ग की मोशन है, फॉर ये जो प्रॉन्ग्स ऑफ ट्यूनिंग फोक, ये बार बार सेम पाथ पे आगे पीछे हो रहा है, राइट। सच ए मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑसिलेटरी मोशन। सो ऑसिलेटरी मोशन को हम डिफाइन कर सकते हैं, इफ अ पार्टिकल in periodic motion moves back and forth over the same path, then it is called as oscillatory or vibratory motion. ओके, सो अगर बैक एंड फोर्थ मोशन हो या टू एंड फ्रो मोशन हो, जैसे कि हमारा स्विंग, जब हम झूला झूलते हैं तो वो भी बैक एंड फोर्थ होता है, तो ऐसे सारे मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। अच्छा, ये देखो, ये नीडल ऑफ सीविंग मशीन भी ऑसिलेटरी है। नॉट ओनली दैट, वो पेंडुलम की जो मोशन थी वो भी ऑसिलेटरी थी। तो एनी काइंड ऑफ, सो ऐसा भी बोला जा सकता है, देखो ये पीरियोडिक तो है, लाइक ये वाला मोशन जो अर्थ का मोशन है वो पीरियोडिक है, बट वो ऑसिलेटरी नहीं है। मतलब हम कह सकते हैं कि all oscillatory motions are periodic, but all periodic motions are not oscillatory motions। तो ये आपको याद रखना है, ये मैंने लिखा है यहाँ पे, करेक्ट। तो ये सब आप नोट करते जाना। नेक्स्ट देखते हैं कि ये कुछ और एग्जांपल्स हैं ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। ये सारे ऑसिलेटरी मोशन के एग्जांपल्स हैं। आप वीडियो पॉज करके ये एग्जांपल्स लिख लेना। अब आगे बढ़ते हैं लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरफ। लेट अस सी व्हाट इज अ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बोल सकते हो यहाँ से हमारा चैप्टर अब शुरू होगा। वो तो जो पहले हम पढ़ रहे थे वो तो फंडामेंटल्स थे, और यहाँ से हम बोल सकते हैं हमारा चैप्टर अब शुरू होगा। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझने के लिए। देखो, ये एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक स्प्रिंग को अटैच्ड है। ओके, तो मैं स्प्रिंग्स बना लेता हूँ। दिस इज, लेट अस से दैट ये वो सिचुएशन है जब स्प्रिंग बिल्कुल खिंचा हुआ नहीं है, और यू कैन से दिस इज द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। दिस इज द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। नेचुरल लेंथ मतलब ना तो स्प्रिंग को मैंने कंप्रेस किया, ना तो मैंने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया है। सो दिस इज द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, और ये ब्लॉक का मास m है, करेक्ट। अब देखो क्या हो रहा है, मैंने ब्लॉक को खींचा तो ये ब्लॉक का मीन पोजीशन है। दिस इज कॉल्ड एज ब्लॉक का मीन पोजीशन। मतलब ब्लॉक जनरली नॉर्मल सिचुएशन में हमेशा यहीं पे रहेगा। दिस इज कॉल्ड एज मीन पोजीशन ऑफ द ब्लॉक। अब क्या हो रहा है कि मैंने इस ब्लॉक को खींच दिया राइट की तरफ बाय एन अमाउंट x, राइट। जैसे ही मैं ब्लॉक को खींचूंगा राइट की तरफ, हम जानते हैं ये स्प्रिंग इलास्टिक है नेचर में, तो स्प्रिंग वापस नॉर्मल होने की कोशिश करेगा। एंड इन एन अटेम्प्ट टू बिकम नॉर्मल, अब ये क्या होगा इसके साथ में, देखो मतलब स्प्रिंग जाना चाह रहा है कौन से, ये ब्लॉक कौन से डायरेक्शन में खींचा हुआ है, राइट की तरफ। तो ये जो स्प्रिंग है इसमें जो फोर्स जनरेट होगा वो स्प्रिंग को नॉर्मल करने की कोशिश करेगा, मतलब ऐसे नेचुरल लेंथ में लाने की कोशिश करेगा, और उसके वजह से एक फोर्स जनरेट होगा जो लेफ्ट की तरफ होगा, लाइक दिस। तो ये फोर्स जनरेट होगा लेफ्ट की तरफ। अच्छा, ये फोर्स जितना ज़्यादा आप स्प्रिंग को खींचोगे ये फोर्स भी उतना ज़्यादा होगा, राइट। मतलब ये फोर्स क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ये फोर्स स्प्रिंग को वापस अपने नॉर्मल पोजीशन पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप बोल सकते हो कि ये फोर्स एक रीस्टोरिंग फोर्स की तरह है, जो बॉडी को फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे ले जाने की कोशिश करेगा, करेक्ट। नॉट ओनली दैट, अब समझो ये देखो, ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन था यहाँ वाला। अब समझो मैंने इस ब्लॉक को लेफ्ट में दबा दिया ऐसे, या डिस्प्लेस कर दिया लेफ्ट की तरफ ऐसे, ये लेटर से डिस्प्लेसमेंट x लेफ्ट की तरफ है। तो अब स्प्रिंग कुछ अजीब करेगा। अब स्प्रिंग क्या करेगा, अब स्प्रिंग नॉर्मल होने के लिए इसको इस तरफ पुश करेगा ब्लॉक को। स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स जनरेट होगा वो उल्टा जनरेट होगा। मतलब हमको दो चीज़ पता चला कि ये जो फोर्स है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के उल्टी डायरेक्शन में है। और दूसरा हमको क्या पता चला, मतलब मैं लिख सकता हूँ कि जितना ज़्यादा मैं स्प्रिंग को खींचूंगा उतना ज़्यादा फोर्स जनरेट होगा। एंड सेकेंडली
द फोर्स इज ऑलवेज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो मैं लिख सकता हूँ F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। माइनस इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज डिस्प्लेसमेंट और फोर्स हमेशा उल्टा डायरेक्शन में होंगे। अगर मैं ब्लॉक को खींचूंगा राइट की तरफ तो फोर्स जनरेट होगा लेफ्ट की तरफ, और अगर मैं ब्लॉक को खींचूंगा प्रेस करूंगा लेफ्ट की तरफ तो फोर्स जनरेट होगा राइट की तरफ। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में है। हाँ, और एक बात हम जानते हैं कि जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ज़्यादा फोर्स होगा। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, या F विल बी इक्वल टू माइनस सम कांस्टेंट k इंटू माइनस एक्स, या F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, जहाँ पे मैं k को बोलूँगा फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट या आप उसको बुला सकते हो, और भी नाम से बुलाया जा सकते हो ऑफ कोर्स, ऐसे भी लिख सकते हैं k इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड में F अपॉन x, और रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट या रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, ऐसे भी आप बोल सकते हो, और उसका यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर। करेक्ट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर यहाँ पे मैंने ब्लॉक को छोड़ा तो ब्लॉक डेफिनेटली अपने मीन पोजीशन की तरफ जाएगा, और यहाँ पे मैंने ब्लॉक को छोड़ा तो भी अपने मीन पोजीशन की तरफ जाएगा। दैट मीन्स मोशन इन सच अ वे दैट, देखो कि जब मतलब ब्लॉक यहाँ पे है तो फोर्स उसको इस तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, और जब ब्लॉक यहाँ पे है तो इस तरफ। मतलब ब्लॉक, ये फोर्स हमेशा क्या करने की कोशिश कर रहा है, वो ब्लॉक को हमेशा अपने मीन पोजीशन की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। सच अ मोशन इज कॉल्ड एज लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। दैट मीन्स द मोशन इन विच द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोशन in which force is directly proportional to displacement and always directed towards the mean position। मतलब इस फोर्स की डायरेक्शन हमेशा कैसे होगी, towards the mean position। ऐसे टाइप ऑफ मोशन को हम लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। लीनियर क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में होगा मोशन, मतलब आप जानते हो कि अगर इस स्प्रिंग को छोड़ दिया गया तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट होने लगेगा, इसलिए इसको लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। सिंपल हार्मोनिक इसलिए बोलते हैं कि आपको आगे पता चलेगा कि ये सब टाइप के मोशन को डिफाइन करने के लिए हमको साइन या कॉस की ज़रूरत पड़ेगी, और क्योंकि साइन और कॉस ही वो ऐसे दो फंक्शंस है मैथ्स में जो टाइम के साथ बार बार अपने आप को रिपीट करते रहते हैं, इसलिए हमको इस मोशन को डिफाइन करने के लिए साइन और कॉस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये इस टाइप का मोशन साइन और कॉस पे डिपेंड करते हैं, और साइन और कॉस को हार्मोनिक फंक्शंस बोलते हैं, इसलिए इस मोशन को बोलते हैं लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट। तो आपको ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। द मोशन in which the force is always directed towards the mean position and the magnitude is directly proportional to the displacement from the mean position is called as linear simple harmonic motion। मैं आपको कुछ और भी एग्जांपल दे देता हूँ, लेकिन ये फॉर्मूला आप नोट कर लेना कि एक फॉर्मूला आ गया आपके पास, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स देता हूँ मैं आपको। देखो ये स्प्रिंग कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको ऑसिलेट होता हुआ, दैट इज अलोंग अ लाइन। तो इस टाइप के मोशन को लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये एक्चुअली लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन तब माना जा सकता है, देखो ये एक्चुअली ये जो बॉब है वो एक्चुअली एक कर्व की तरह मूव होगा, ऐसे करके उसको स्ट्रेट लाइन मानना है तो मुझे ये मानना पड़ेगा कि उसकी डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटी है, ऐसे कुछ चलेगा ये बॉब। सही, और भी एग्जांपल्स लेते हैं। ये दो पॉजिटिव चार्जेस है जिनके बीच में एक नेगेटिव चार्ज है। अगर इस नेगेटिव चार्ज को मैंने ऊपर या नीचे प्रेस किया ऐसे अलोंग दिस लाइन और छोड़ दिया तो ये अपने आप ऐसे ऑसिलेट होता ही रहेगा, राइट। सो ये इस तरह से ऑसिलेट होगा। अगर इस चार्ज को मैंने ऊपर लिया तो क्या होगा, देखो अगर चार्ज को मैंने यहाँ पे लिया तो ये दोनों उसको अपनी तरफ खींचेंगे, ऐसे ऐसे अट्रैक्ट करेंगे और इसका रिजल्टेंट आएगा सेंटर में नीचे की तरफ। और अगर मैंने इस चार्ज माइनस क्यू को नीचे की तरफ दबाया तो ये दोनों उसको अपनी तरफ खींचेंगे और रिजल्टेंट ऊपर की तरफ लगेगा, तो ये चार्ज ऑसिलेट होने लगेगा, राइट। और एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। देखो ये लिक्विड इन अ यू शेप्ड ट्यूब है। अगर मैं इस लिक्विड को यहाँ पे प्रेस कर दूँ इतना बाय एन अमाउंट x, अगर यहाँ पे प्रेस कर दूँ तो डेफिनेटली ये यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, राइट है। अब जैसे ही मैंने इसको प्रेस करके छोड़ा तो ये लिक्विड इस यू ट्यूब में ऑसिलेट करने लगेगा, राइट। कुछ इस तरह से ऑसिलेट करने लगेगा, ऐसे लिक्विड इस यू ट्यूब में ऐसे ऑसिलेट करना पड़ेगा, मतलब। और आगे बढ़ते हैं, सी नेक्स्ट और एक एग्जांपल देखते हैं। लेट अस से ये एक छोटा सा सिलेंडर है जिसका पार्ट H लिक्विड में इमर्स्ड है और ये इक्विलिब्रियम में है, राइट। अगर आपने इसको और थोड़ा सा प्रेस करके छोड़ दिया
तो बिकॉज ऑफ अपथ्रस्ट उसको ऊपर की तरफ ऐसे पुश करेगा और वो ऑसिलेट होने लगेगा। तो ये भी एक एग्जांपल है लीनियर एसएचएम की, जहाँ पे ऑसिलेशंस अलोंग वाई एक्सिस होंगे। यहाँ पे भी ऑसिलेशंस अलोंग वाई एक्सिस होंगे। फर्स्ट डायग्राम में ऑसिलेशंस अलोंग एक्स एक्सिस हो रहे हैं, यहाँ पे भी एक्स एक्सिस के अलोंग होंगे, यहाँ वाई के अलोंग होंगे, यहाँ भी वाई के अलोंग होंगे ऐसे ऑसिलेशंस, यहाँ भी वाई के अलोंग होंगे। और एक एग्जांपल देखते हैं, सिक्स्थ एग्जांपल। ये पिस्टन है जो हैवी है और एक गैस है इस चेम्बर में जिसका प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, लेट अस से पिस्टन का मास M है और अभी ये रुका हुआ है पिस्टन बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द गैस। बट अगर आपने पिस्टन को और जरा सा दबा दिया फॉर एग्जांपल और छोड़ दिया तो पिस्टन विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग, राइट। तो ये सारे जो एग्जांपल्स आप देख रहे हो ये सारे लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन के एग्जांपल्स हैं। डेफिनेटली आप अपने मन में सोच रहे हो कि सर आप ये सब एग्जांपल्स हमको क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि फ्यूचर में मतलब आगे जाके हम क्या करने वाले हैं, वी विल फाइंड आउट टाइम पीरियड ऑफ ऑल दिस सिचुएशंस। ये सारे जितने भी आप डायग्राम्स देख रहे हो इन सबके टाइम पीरियड निकालेंगे हम कि कितना टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होगा, किस फैक्टर्स पे टाइम पीरियड डिपेंड करता होगा, राइट। इसलिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ। So let us move on to the next topic now, that is differential equation of linear SHM। differential equation का मतलब क्या होता है? differential equation मतलब आपको एक equation बनाना है जो डेरिवेटिव के फॉर्म में हो। डेरिवेटिव्स मतलब आपको पता होना चाहिए, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, देखो we know from definition that linear SHM can be written as what? f is equal to minus kx। तो देखो आपको एक ही फॉर्मूला फिलहाल मालूम है, दैट इज f इक्वल टू माइनस kx, और इसी की मदद से आपको बाकी सारे फॉर्मूलाज डिराइव करने हैं वन बाय वन। तो स्टार्ट करते हैं। f को लिखा जा सकता है ma, तो ma इज इक्वल टू माइनस kx, राइट। ma इज इक्वल टू माइनस kx। एक्सेलरेशन को लिखा जा सकता है rate of change of velocity with respect to time, that is dv by dt, that is equal to minus kx। velocity को लिखा जा सकता है v के जगह मैं लिख सकता हूँ rate of change of displacement with respect to time, right, that is equal to minus kx। तो फाइनल आंसर आएगा m डी स्क्वायर। देखो ये डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो इसको लिखने का तरीका आप देख लो, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ये इस तरह से लिखा जाता है, दैट इज इक्वल टू माइनस के एक्स, करेक्ट। तो आप ये याद कर लेना फिलहाल के लिए, बिकॉज मैं जानता हूँ कि आपका डबल डेरिवेटिव्स या डिफरेंशियल इक्वेशंस अभी स्टार्ट नहीं हुआ होगा, तो आप याद रख लेना कि ऐसा डबल डेरिवेटिव को लिखने का तरीका ऐसा होता है, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा जा सकता है देयरफॉर m इंटू डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स इक्वल टू 0। मैंने माइनस के एक्स को लेफ्ट साइड में ले लिया, और आगे बढ़े तो हम लिख सकते हैं, सबको m से डिवाइड कर लेते तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस के बाय एम इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। और आपको याद रखना होगा कि फ्यूचर में आपको पता चलेगा कि k बाय एम होता है ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी जो आपने सर्कुलर मोशन में पढ़ी होगी, राइट। तो हम लिख सकते हैं फाइनल आंसर हमको ऐसे याद रखना है, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, और इसी इक्वेशन को कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। तो आपको याद रखना है ये इक्वेशन। तो देखो मैंने कैसे शुरुआत की, पहले मैंने वो डेफिनेशन यूज़ किया f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, एफ के जगह पे ma लिख सकते हैं, तो ma इज इक्वल टू माइनस के एक्स। a को लिखा जा सकता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, करेक्ट। और फिर वेलोसिटी को लिखा जा सकता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो गया m इंटू डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हमारा आंसर आ गया, राइट। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो ये डेरिवेशन आगे बढ़ने से पहले आप याद कर लेना कि a की जगह पे फाइनली आया क्या। देखो a की जगह पे आया डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, तो आप ये भी रट लेना साथ में कि डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज नथिंग बट एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है और ये इक्वेशन आपको याद रखना है, मतलब आपने शुरुआत किया इससे और ख़त्म किया इस पे। दिस इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करेंगे, वी विल, ये क्वेश्चन पूछते हैं बार बार एग्जाम में, दैट इज ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इन लीनियर एसएचएम
एंड यू हैव टू स्टार्ट विद डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब आप शुरू करोगे डिफरेंशियल इक्वेशन से और वो यूज़ करके आपको एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन बनाना है। तो फटाफट शुरू करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा एग्जाम के लिए अच्छे से एकदम, राइट। तो देखते हैं हाउ वी कैन डू दिस। स्टार्ट करते हैं। देखो अभी अभी हमने पढ़ा द डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन एज, द डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन एज, the differential equation just a second, the differential equation of linear SHM, the differential equation of linear SHM is given as हम जानते हैं इसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, बस अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा था, प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। और मैंने आपको बताया था कि डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर को ही हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर की जगह पे प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। तो एक्सेलरेशन का सीधा आंसर आएगा ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। आप इस फॉर्मूला को अच्छे से रट लेना, राइट। सो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। और आप देखोगे तो क्या हो रहा है, देखो एक्सेलरेशन डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पे, और जैसे जैसे पार्टिकल ऑसिलेट करेगा उसका एक्स का वैल्यू बार बार बदलता रहेगा, करेक्ट। मैं आपको कुछ और भी बता देता हूँ इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूँ। सी समझो, ये एक लाइन बनाता हूँ मैं लीनियर एसएचएम वाला, और ये पार्टिकल का मीन पोजीशन है, तो इसको हम बोलते हैं एक्स इक्वल टू 0। और पार्टिकल मैक्सिमम यहाँ तक आगे जाता है, मतलब इससे आगे नहीं जाता पार्टिकल, तो इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, इसको भी बोलते हैं एक्सट्रीम, इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्सट्रीम, और इसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सट्रीम, नेगेटिव एक्सट्रीम, ठीक है, ये आप याद रखना। तो पार्टिकल नॉर्मल सिचुएशन में यहाँ पे है, मतलब जब वो ऑसिलेट नहीं हो रहा है, और फिर वो इस रेंज में ऑसिलेट हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो मीन पोजीशन से होगी, मतलब मीन पोजीशन से मतलब यहाँ से मैक्सिमम तो इतना आगे जा रहा है, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। आप याद रख लेना इसको, ए इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। सो व्हाट इज एम्पलीट्यूड? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट हमेशा आपको मीन पोजीशन से ही मेजर करना है, राइट। तो अब क्या होता है कि जैसे जैसे पार्टिकल ऑसिलेट होगा एक्स का वैल्यू बार बार बदलता रहेगा, इसलिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। और क्योंकि एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, आप कभी भी काइनेमेटिकल इक्वेशंस यूज़ मत करना, क्योंकि काइनेमेटिकल इक्वेशंस यूज़ करने के लिए कंडीशन है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन ऑसिलेशन चैप्टर में कभी भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, इसलिए आप कभी भी काइनेमेटिकल इक्वेशंस का सोचना भी मत ऑसिलेशन में, राइट। अब आगे बढ़े हम लोग। चलो एक्सेलरेशन तो निकल आया, अब वेलोसिटी की तरफ चलते हैं। हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन को क्या लिखा जा सकता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब एक प्रॉब्लम आ गई हमारे सामने, देखो तीन वेरिएबल्स है, वेलोसिटी भी वेरिएबल है क्योंकि हम झूले पे बैठे हैं, राइट। अगर हम झूले पे बैठे हैं तो हमको ये भी पता होगा कि जैसे ही हमारा झूला एकदम एंड की तरफ जाता है, एक्सट्रीम की तरफ जाता है, तो हमारा वेलोसिटी 0 हो जाता है। जब वो मीन पे आता है तो वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाता है। फिर जब वो इस तरफ वाले एक्सट्रीम पे जाता है, नेगेटिव एक्सट्रीम पे जाता है, तो फिर हमारा वेलोसिटी 0 हो जाता है, राइट। मतलब हमारा वेलोसिटी चेंज होता है टाइम के साथ, टाइम भी चेंज हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो रहा है। तो तीन वेरिएबल है, तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? तो एक दिमाग लगाते हैं, देखो क्या करना है ऐसे सिचुएशन में। dv बाई dt, आपको ये स्टेप एकदम अच्छे से याद रखना है, बिकॉज अगर कोई बच्चा कुछ भूलेगा इसमें तो ये वाला स्टेप, तो ये स्टेप आप रट लेना। वो अलग बात है, कुछ बच्चे बड़े अच्छे होते हैं और उनका एक्सेलरेशन का सीधा फॉर्मूला मालूम है v dv बाई dx, लेकिन जो नहीं जानते मैं उनके लिए लिख रहा हूँ। देखो dv बाई dt को लिखा जा सकता है dv बाई dx इंटू dx बाई dt, राइट, दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो dv बाई dx इंटू dx बाई dt, राइट। अब ये dx बाई dt क्या होगा? dx बाई dt इज नथिंग बट वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो गया v dv बाई dx, राइट, इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब आप ये दिमाग में रखना कि v dv बाई dx इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब मैं इस dx को उस तरफ ले जाता हूँ, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, देखो
तो क्या आएगा आंसर, वी डी वी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। करेक्ट है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब लिमिट्स लगा लेते हैं इसमें, तो हमको वेलोसिटी मिल जाएगी। देखो लिमिट्स लगाने का एक तरीका होता है, हम अच्छे से लिमिट्स लगा लेते हैं, सोच के बुद्धि से कर लेते हैं काम। देखो मैंने आपको बताया था, ये समझो ऑसिलेशन वाला लाइन है, यहाँ पे ऑसिलेशन हो रहा है, करेक्ट है। तो समझो किसी एक पॉइंट पे यहाँ पे वेलोसिटी का वैल्यू v है, किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी का वैल्यू v है, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को मैं x मान लेता हूँ इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे मैं जानता हूँ कि वेलोसिटी कितना है 0 और डिस्प्लेसमेंट कितना है प्लस a, एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू विल बी इक्वल टू एम्पलीट्यूड, क्योंकि हम जानते हैं तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज एम्पलीट्यूड। तो जब मैं इंटीग्रेशन करूँगा ना, मैं बहुत आराम से सोच समझ के करूँगा। देखो अब मैं लिमिट्स कैसे, ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स। लिमिट्स देखो, जब x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू x है तो v का वैल्यू v है, लेकिन जब x का वैल्यू a है ना, तो v का करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितना है 0। तो ये मेरे लिमिट्स हैं। इंटीग्रेशन ऑफ v dv v टू 0 इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू a dx। So integration of v dv is nothing but v square by 2, and the limits are what, 0 to v to 0, right, will be equal to minus omega square, integration of x dx will be equal to x square by 2, and the limits will be from what, x to a. So when we solve this we'll get 1 by 2 I'll keep outside। तो यहाँ पे अंदर क्या आएगा, देखो अंदर आएगा हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे आएगा हायर लिमिट एक ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो अब क्या होगा, ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा आंसर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, करेक्ट, ये यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस कैंसिल। तो v का आंसर आएगा क्या, v का आंसर आएगा v विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर विल बी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या v विल बी इक्वल टू ओमेगा एक्चुअली प्लस और माइनस आएगा, हम इग्नोर कर देते माइनस को, ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा वेलोसिटी है। तो आपको ये वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज वेलोसिटी इन ऑसिलेशन इज गिवन बाय व्हाट फॉर्मूला, ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और आप देखो तो ये वेलोसिटी भी एक्स पे डिपेंड करती है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, तो आप फॉर्मूला याद रखना वेलोसिटी का क्या आया था, वेलोसिटी इज ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमारा लास्ट आखिरी काम है कि हमको ढूंढना है डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे, देखो v को हम लिखेंगे dx बाई dt, दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट है। और मतलब वेलोसिटी को लिखा जा सकता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब थोड़े से टर्म्स को रीअरेंज कर लेता हूँ, तो आंसर आएगा 1 बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटू डी एक्स, इज इक्वल टू ओमेगा डी टी। चलो अब हमको इंटीग्रेट करना है, बट बिफोर दैट एक काम करते हैं, समझो। लेट अस से दैट t इक्वल टू 0, मतलब स्टार्टिंग में जब मैंने देखना शुरू किया ऑसिलेशन को, तो पार्टिकल x0 से शुरू कर रहा था। मतलब जब टाइम 0 था तो पार्टिकल मीन पोजीशन पे नहीं था, एक्सट्रीम पे भी नहीं था, मैंने उसको माना कहीं बीच में पॉइंट P पे था, और पॉइंट P मतलब डिस्प्लेसमेंट x0 पे था, राइट है। तो लेट अस से, और किसी भी दूसरे टाइम t पे वो डिस्प्लेसमेंट x पे था, ठीक है। तो आप ये याद रखना है, ऐसे हम लोग मान रहे हैं कि टाइम t इक्वल टू 0 पे वो कहाँ पे था, p पे था, और p मतलब x0 डिस्टेंस पे था, और टाइम t पे वो x पे था। तो अब जब हम लिमिट्स लगाएंगे तो क्या करेंगे, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिमिट्स लगेंगे इक्वल टू ओमेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। अब लिमिट्स लगाते हैं, टाइम का लिमिट 0 से t, अगर टाइम का लिमिट लगेगा 0 से t तो डिस्प्लेसमेंट का लिमिट लगेगा x0 से लेके x तक, ठीक है। और ये आप
हाँ, ये या तो आप बाद में पढ़ेंगे या आपको अभी फ़िलहाल अगर देखना है तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये इसका इंटीग्रेशन क्या आता है। इसका इंटीग्रेशन आता है साइन इनवर्स, आपको रटना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास। साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए लिमिट्स x0 टू a, राइट, सॉरी x0 टू x, है ना, विल बी इक्वल टू ओमेगा dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट्स विल बी 0 टू t। तो ये आंसर आएगा साइन इनवर्स ऑफ x0 बाई x बाई ए, सॉरी साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए माइनस साइन इनवर्स ऑफ x नॉट बाई a, दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा t माइनस 0। तो फाइनल आंसर आएगा साइन इनवर्स ऑफ x बाई a माइनस, देखो ये a तो कांस्टेंट है और ये x0 क्या है, द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 0, मतलब पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट द बिगिनिंग। तो ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट, इसको ये एक्चुअली साइन इनवर्स आप किसी भी चीज़ का निकालेंगे तो आपको एंगल ही तो मिलेगा। तो इसको मैं एक एंगल बुला लेता हूँ जिसको मैं लिखूंगा डेल्टा, इसको मैं लिखना चाह रहा हूँ डेल्टा। ये साइन इनवर्स ऑफ x0 बाई को मैं लिखूंगा डेल्टा, और डेल्टा मतलब इट विल शो यू द इनिशियल सिचुएशन ऑफ द पार्टिकल, दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा टी। तो फाइनल आंसर आएगा साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए शुड बी इक्वल टू ओमेगा टी प्लस डेल्टा, राइट। तो x बाई ए विल बी इक्वल टू, देखो साइन इनवर्स ऑफ समथिंग इज ओमेगा टी प्लस डेल्टा, तो दैट समथिंग विल बी साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा, राइट। तो फाइनल आंसर आपका x का क्या आएगा, x विल बी इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ये आपको याद रखना है, दिस इज द इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट। तो हमको तीनों आंसर मिल गए। एक्सेलरेशन का आंसर था a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, v का आंसर आया ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट का आंसर क्या है, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। आप लिख लेना, इसमें डेल्टा क्या बताता है आपको कि स्टार्टिंग में पार्टिकल कहाँ पे था, राइट। तो ये आपका आंसर डेरिवेशन खत्म हो गया। अब इसको थोड़ा सा और आगे तक पढ़ लेते हैं, राइट। सो अब तक हमने तीन चीज़ पढ़ा, राइट, वो डेरिवेशन खत्म हो गया। अब उसमें से हमको तीन चीज़ पता चला। पहले हमको पता चला कि x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, और उसमें आप याद रखना कि डेल्टा क्या था, डेल्टा वाज नथिंग बट, इसमें भी हम डेल्टा जानते हैं, डेल्टा इज नथिंग बट साइन इनवर्स ऑफ x नॉट बाई ए। और आप याद रखना x नॉट क्या था, x नॉट था द इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, और पोजीशन ऑफ द पार्टिकल है t इक्वल टू 0। वेलोसिटी का क्या आंसर आया था हमको, ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। और एक्सेलरेशन का क्या आंसर आया था, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, करेक्ट है। अब मैं आपको क्यों ये सब वापस एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कुछ, आपको कुछ फॉर्मूलाज है जो और रटने पड़ेंगे। देखो समझो ये वो लाइन है जहाँ पे ऑसिलेशन हो रही है, x इक्वल टू 0। कभी भी आपको ऑसिलेशन विजुअलाइज करना हो तो आप अपने आप को एक झूले पे मान लो, सबसे बेस्ट। और जो एकदम एक्सट्रीम राइट है वहाँ पे आप जानते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे x को आप मान लेना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट प्लस है, और यहाँ पे x होगा माइनस ए, करेक्ट। अब देखते हैं, देखो हम जानते हैं झूले पे वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी, जब हम मीन पोजीशन पे पहुंचेंगे, राइट। तो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, और मीन पोजीशन पे x का वैल्यू होता है 0। तो अगर वेलोसिटी के फॉर्मूला में मैं x को 0 डालूंगा तो आंसर आएगा v मैक्स, वेलोसिटी मैक्सिमम मीन पोजीशन पे होती है, v मैक्स विल बी इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। तो v मैक्स का फॉर्मूला आपको रटना है, v मैक्स विल बी इक्वल टू a ओमेगा, ये आपको रटना है, आपको बार बार इसकी ज़रूरत पड़ेगी, राइट। सिमिलरली a मैक्स के बारे में बात करते हैं। a मैक्स, एक्सेलरेशन मैक्सिमम तब होगा जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। अगर मैं एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड देखूँ तो ओमेगा स्क्वायर a है, तो ओमेगा स्क्वायर x है, तो x मैक्सिमम होगा तो ही तो a मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन का आंसर आएगा ओमेगा स्क्वायर a, मैं माइनस साइन इग्नोर कर रहा हूँ, राइट। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन माइनस तो ये बताता है ना कि वो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के उल्टे डायरेक्शन में होता है, यहाँ मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। तो ये वी मैक्स का फॉर्मूला है, ये ए मैक्स का फॉर्मूला है। अब थोड़ा डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी बात कर लेते हैं, राइट। समझो कि t इक्वल टू 0 पे अगर पार्टिकल यहाँ पे था, मतलब पार्टिकल शुरू मीन पोजीशन से हुआ, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि इफ़ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन,
पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन, अगर पार्टिकल मीन से स्टार्ट होगा, अब पार्टिकल जहाँ से भी स्टार्ट होता है उसी पोजीशन को एक्स नॉट बोलते हैं। अगर पार्टिकल मीन से स्टार्ट होगा तो एक्स नॉट ज़ीरो होगा, अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट होगा तो एक्स नॉट ज़ीरो, और अगर एक्स नॉट ज़ीरो होगा तो डेल्टा ज़ीरो, बराबर है। और अगर डेल्टा ज़ीरो होगा तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या आएगा, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो आपको रटना है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। ये कब यूज़ करना है आपको, अगर ऐसा बोला हुआ है क्वेश्चन में कि पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन, और अगर पार्टिकल स्टार्ट हुआ एक्सट्रीम से, समझो पार्टिकल x इक्वल टू ए से शुरू हुआ, मतलब t इक्वल टू ज़ीरो पे पार्टिकल यहाँ पे था, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, तो x नॉट कितना हुआ, x नॉट हुआ a। अगर x नॉट को आप यहाँ पे a डालोगे तो a बाई ए आएगा 1, और साइन इनवर्स ऑफ 1 होता है 90, तो डेल्टा का वैल्यू है साइन इनवर्स ऑफ 1 मतलब पाई बाई 2। तो इक्वेशन क्या आएगा x का, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा की जगह पे पाई बाई 2, एंड साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, तो x का आंसर आएगा a कॉस ओमेगा टी। तो अब आपको इतने सारे फॉर्मूला याद होने चाहिए एनी टाइम, राइट। तो देखो आपको क्या क्या पता है, डिस्प्लेसमेंट का ये जनरल आंसर है, ये सिर्फ तब यूज़ कर सकते हैं अगर बोला गया कि पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन, और ये सिर्फ तब यूज़ कर सकते हैं अगर बोला गया कि पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम वेयर, फ्रॉम एक्सट्रीम। अच्छा, ये वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला है, ये एक्सेलरेशन। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, वी विल डू सम्स ऑन दिस, राइट। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।